करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत के अंतिम कक्षा के क्रम में हैं। गांधीवादी चरण को देख रहे हैं। कल हम लोग 1930 तक गांधीवादी चरण को देखे थे। हमारी आज की कक्षा 1930 सवनयवज्ञा के विस्तार से जुड़ी हुई है और सवनयवज्ञा के विस्तार से होते हुए हम लोग 1935 तक को देखने का प्रयास करेंगे। मतलब हमारी आज की कक्षा का संबंध है 1930 से 1935 तक। कल हम लोग कहां से कहां पढ़े थे? 1923 से 1930 तक पढ़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन आ जाइए राष्ट्रीय आंदोलन आ जाइए। इसी कड़ी में हम लोग आज सवनयवज्ञा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल हमने बताया था कि सवनयवज्ञा आंदोलन किस परिस्थिति में शुरू हुई थी और 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी दांडी की तरफ 375 किलोमीटर दूर, नौसारी जिला गुजरात में है, वहां वह अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को नागरिक कानून, जो नमक कानून से संबंधित था, उस नमक कानून की अवज्ञा की और नमक को बनाया। इसलिए इस आंदोलन को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 से विधिवत सवनयवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसलिए कल मैं आपको जानकारी नहीं दिया, आज मैं जानकारी दे रहा हूं कि यदि आपसे पूछे परीक्षा में कि सवनयवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, तो विधिवत शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 जब हमने दांडी में नमक कानून को तोड़ा। जब हम दांडी में नमक कानून को तोड़े उसके बाद नमक आंदोलन की शुरुआत हुई। उसमें बिहार के भी एक अनुयायी थे। 78 अनुयायियों में सबसे अधिक अनुयायी गुजरात के थे, उसके बाद महाराष्ट्र के थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन एक अनुयायी बिहार के भी थे जिनका नाम था गिरधारी चौधरी। 1978 अनुयायियों में एक अनुयायी बिहार से पहुंचे थे। कहां? गुजरात, साबरमती आश्रम। और मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान साबरमती को टाटा बाय बाय किया और कहा कि जब तक देश को आजादी नहीं मिलेगी मैं दोबारा आपके आश्रम में, मतलब साबरमती आश्रम में नहीं आऊंगा। और उसके बाद वर्धा में सेवाग्राम की स्थापना हुई। इसके बाद वर्धा में सेवाग्राम की स्थापना हुई। कितनी गहरी निद्रा में था? नहीं, हाँ, गौर से सुनाए थे, लेकिन तुम्हारी आंख लाल हो गई। इतना गौर से यह सुना कि इसकी आंख लाल हो गई। चलिए ठीक है। तो सेवाग्राम की स्थापना हुई। तो जानकारी में है कि गांधी जी के कौन कौन से आश्रम परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी भी जानकारी आपको पिछले दिन की कक्षा में जब गांधी का परिचय दिया गया था तो बताया गया था। उसमें फिनिक्स आश्रम, कभी नहीं भूलिएगा, फिनिक्स आश्रम का संबंध गांधी जी से ही था। सवनयवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार भी था जिसका नाम था बेब मिलर। और ये सवनयवज्ञा आंदोलन का दक्षिण संस्करण था। जब सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम की यात्रा की थी तो उसे भी हमने सबने गांधी जी के दांडी यात्रा का हमने दक्षिण संस्करण बताया जो सी राजगोपालाचारी ने किया था। दूसरा, महात्मा गांधी का जो ये दांडी यात्रा था उसको सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस टू अल्वा की तुलना की थी। तीसरा, सवनयवज्ञा आंदोलन सिर्फ दांडी तक ही नहीं था। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, जहां जंगल कानून को तोड़ा गया, बिहार में चौकीदारी कर न देने की आंदोलन चली, ठीक है, विभिन्न राज्यों में इसके स्वरूप अलग अलग रहे। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि नागा एक जनजाति है, उसकी एक रानी थी, रानी नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, गैडिन लुई। उसने मणिपुर में विद्रोह किया था और ये काफी परीक्षा के दृष्टि से, चूंकि एनसीईआरटी फैक्ट है तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में
उत्तर पश्चिम भारत सबने अवज्ञा के आंदोलन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में एक कबायली जनजाति थी पठान, और वो पठान का एक नेता था जिसको हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान कहते थे। उसका दूसरा नाम था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या फ्रंटियर गांधी। उसके एक संगठन बहुत चर्चित रहे जिसको नहीं भूलिएगा, खुदाई खिदमतगार, और उसका आंदोलन था लाल कुर्ता आंदोलन, जिसको हम रेड शर्ट आंदोलन भी कहते हैं। ये सारे तथ्यों को आपको यहाँ पर लिखना है, समझ समझ के लिखना है, तभी हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन का क्या हो पाएगा, ये विस्तार हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, कल की बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 नमक आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई। 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 इसी कड़ी में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार, गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी थे, जिसने नमक आंदोलन की व्यापक व्याख्या की थी। नमक आंदोलन की व्यापक व्याख्या की थी। सुभाष ने गांधी के इस दांडी यात्रा की तुलना, सुभाष ने गांधी के इस दांडी यात्रा की तुलना, इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया। नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया। नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया। ठीक है, किसके पेरिस यात्रा से किया? नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया। अंडरलाइन कर देंगे, किसने किया था यह तुलना, उसको अंडरलाइन कर दो। सुभाष एकदम याद करके रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करेगा तो पूछेगा, नेक्स्ट में लिखेंगे। भूलेंगे नहीं कि दक्षिण में मतलब मद्रास में, दक्षिण में सी राजगोपालाचारी ने दांडी के तर्ज पर वेदारण्यम यात्रा की। दांडी के तर्ज पर वेदारण्यम की यात्रा की। ठीक है, किसकी यात्रा की? वेदारण्यम की यात्रा की। दांडी के तर्ज पर, जैसा गांधी जी ने दांडी में किया, कहां से कहां? साबरमती से दांडी। उसी तरह से तिरुबन्नूर से वेदारण्यम तक की यात्रा किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने किया। तो वो भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में वेदारण्यम की यात्रा निम्नलिखित में से किस नेता ने नमक आंदोलन के दौरान किया? याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखेंगे। नमक आंदोलन का मुख्य केंद्र धरसाना था। ध्यान रखें, नमक आंदोलन का मुख्य केंद्र धरसाना था। नमक आंदोलन का मुख्य केंद्र धरसाना था।
नमक आंदोलन का मुख्य केंद्र धरसाना था, जहां जहां आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नहीं, हाँ सरोजनी, तुमको सरोजनी पे बहुत ध्यान है। सरोजनी नायडू ने किया। तुम लोग बुझती हो सरोजनी? वाह, अब तुम लोग बड़ा हो गया है सब, तुम भी बुझता है। वाह, हम तो नहीं समझते थे कि तुम भी बुझता होगा, ये भी बुझता है। कहां थे हम लोग? हालांकि समझना चाहिए, रीजनिंग में आजकल एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो रिलेशन को नहीं समझोगे तो रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। साले की पत्नी को क्या कहते हैं? सरोजनी नहीं, सरोजनी। हाँ, मिथिला में विशेषकर। आगे लिखो। सरोजनी नायडू ने किया। किसका नेतृत्व? धरसाना। किसका नेतृत्व? अब बिहार के चंपारण में इसका नेतृत्व कौन किया था नमक कानून का? विपिन बिहारी वर्मा। नोट में लिख दो। बिहार के चंपारण में सो रही थी क्या? सो रही हो? जगी हुई हो? अच्छा, जगी। बिहार के चंपारण में नमक आंदोलन का नेतृत्व लाल कलम से लिखना, ठीक है? का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया। विपिन बिहारी वर्मा ने किया। विपिन बिहारी वर्मा ने किया। अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है? विपिन बिहारी वर्मा ने किया। आगे लिखेंगे। यह भी ध्यान में रखें, लिखो। यह भी ध्यान में रखें। वो लिख लिए हैं, विपिन बिहारी वर्मा लिख लिए ना? हो गया। यह भी ध्यान में रखें कि जब गांधी जी को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, यह भी ध्यान में रखें कि जब गांधी जी को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, तो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी ने किया। तो आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। किसने किया? हाँ जी। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। नमक आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में, नमक आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में क्या हुआ? मध्य प्रांत में जंगल कानून को लेकर आंदोलन हुए। जंगल या वन कानून को लेकर आंदोलन हुए। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में 5-7 बार पूछा हुआ है कि सवर्ण के दौरान वन आंदोलन कहां हुआ? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक में हुआ। ठीक है कि नहीं? याद रहेगा, चूंकि एनसीईआरटी में है तो बराबर कहते भी हैं कि आपके परीक्षा का स्तर भी ऐसा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के एक एक तथ्य को याद करो।
हालांकि हम लिखा ही देते हैं। तुम यदि क्लास नोट्स को भी शब्दशः याद कर लोगे तो तुम्हारा चयन कर होने से टॉप अप करने के लिए तो अलग चीज होती है, कई बार एक आध नंबर से लोग पीछे छूट जाता है, लेकिन आराम से आप पास कर जाएंगे, बड़े मजे में पास कर जाएंगे। ठीक है कि नहीं? किताब पढ़ोगे, समय रहे किताब पढ़ो, अभी तो समय ही समय है, करते क्या हो? किताब पढ़ो तो और अच्छा है। किताब पढ़ने से तथ्य नहीं मिलेगा, अप्रोच बनेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट सीखोगे, शब्दों की विविधता रहेगी, तो आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो आशा है कि समझ रहे हैं। अभी बहुत खुशी खुशी इसने न्यूज सुनाया कि सर एसएससी का हम फल्ला परीक्षा पास किया। हम कहे इससे भी आगे पास करो, ये तो छोटी परीक्षा है, नहीं इससे भी आगे क्या है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, फिर वो जब पास कर लो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, छोटी परीक्षा हो कि बड़ी परीक्षा हो, यदि आदमी पास करता है, अब घूर रही है उसको कि तुम हमको नहीं बताई, सर को बताई हो, तो सर को तो सब आदमी अपना बातें करेगा ना। हो सकता है तुमसे तुम उससे ईर्ष्या रखो, हे भगवान नहीं हो नहीं हो नहीं हो, इससे हमारे ही समकक्ष आ जाए। हर तरह की बात होती है। मित्र से कई लोग शेयर नहीं करते हैं, मित्र से हालांकि करता है, सच्चा मित्र से जरूर करता है, लेकिन आजकल सच्चा मित्र मिलता कहाँ है। ठीक है, समोसा वाला दोस्ती है सबका। कैसा दोस्ती है? तो तुम लोग का पक्का दोस्ती है। देखते हैं कितना दिन तक रहता है, नजर नहीं लगा रहे हैं। आगे लिखो। अब देखो, अब उसको टोक रही है, जी है तुम हमको नहीं बताई, सर को बताई हो, हमको पहले बताना चाहिए ना। अरे मेरे कहने का मतलब समझा करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मतलब आप यदि पढ़ लेंगे तो छोटा हो बड़ा हो, धीरे धीरे करके आप अपने मुकाम तक पहुंच ही जाइएगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे अभी बताते हैं ना कि एक लड़का पिछली बार 2-3 साल पहले डीएसपी बना। एक और अजीत नाम का लड़का है जो डीएसपी बना, भी इंटरव्यू दिया था, सिपाही में, सिपाही का बैच करता था। फिर वो बीपीएससी ऑनलाइन किया, सिपाही में समय नहीं मिलता है तो दरोगा नहीं किया, बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था पिछले, अभी झारखंड देके आया है, तो फाइनली नहीं हुआ, लगा हुआ है। तो छोटी, लेकिन पहले छोटी परीक्षा क्या था, पास कर लिया, नौकरी मिल गई, 30-40-50 हजार की नौकरी मिल गई। मेहनत जारी है, खड़े खड़े भी जहां भी खड़ा रहता है, मोबाइल सुनता रहता है, गाना नहीं सुनता है, मोबाइल पे उस क्लास जो रिकॉर्डिंग रहता है। इसीलिए देखते हो हम नहीं भी चाहते हुए उस वीडियो को भेजते, क्योंकि ऐसे 5-10-20 लड़का हमारे पास हैं जो तरक्की कर रहे हैं और इसकी सूचना देते रहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सब तुम्हारी तरह महान नहीं ना है, ऐसा ऐसा वीडियो कितना आया कितना गया। ठीक है कि नहीं? बात समझो। हाँ, आगे लिखो। कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। कहां पे थे? वन कानून। कहां हुआ था वन कानून? वन कानून कहां हुआ था? अब आ जाओ बिहार में। बिहार में, ठीक है, बिहार में चौकीदारी कर, चौकीदारी कर, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन, आंदोलन। ठीक है, तो चौकीदारी कर के विरोध, बिहार की परीक्षा भी सबसे अच्छा तुम लोग के लिए अवसर है, चतुर्थ स्नातक। ठीक है कि नहीं? सबसे अच्छा अवसर है कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वेतनमान भी अच्छे हैं, घर की नौकरी है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है कि नहीं? इसी ग्रेड का सेंट्रल एसएससी है, लेकिन वो कहां जाओगे, दिल्ली कहां जाओगे? मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि बड़ी नौकरी हो तो बड़ा शहर ठीक है, छोटी नौकरी हो तो छोटा शहर मस्त शहर है। इसीलिए इस चतुर्थ स्नातक का जो 20,000 वैकेंसी आएगा, इसको किसी भी स्थिति में तुम लोग मिस नहीं करो। जैसे जो भी कठिनाई है, जहां भी त्रुटि है, उसको दूर करने का प्रयास करो। एक बार सब चीज तो पढ़ ही लिए भी हो, रिवाइज करते रहो, त्रुटियों को दूर का अभ्यास करो। जहां तक होगा वो स्पेशल बैच देंगे ही, उसमें भी पढ़ करके आगे बढ़ते रहो। मतलब जैसे भी हो उसको मिस नहीं करना है, और उसमें कोई ईवी नहीं है, मतलब दौड़ धूप भी नहीं है। एक बार में पीटी मेंस पास, बात खत्म। जैसे और परीक्षा सब में क्या होता है, दरोगा वगैरह में क्या है, अरे दौड़ डिसिसिव हो जाता है। दौड़ में कई लड़के, आधा से अधिक लड़के तो जैसे ये सब दरोगा में पीटी मेंस पास कर जाएगी, हमको विश्वास है। लेकिन दरोगा दौड़ में क्या होगा इसका भगवान जानेंगे। इस धूप में यदि दौड़ा दिया गया तो इसका तो मुझे लगता है कि मतलब कि दौड़ पाएगी कि नहीं पाएगी, जिसको ऊपर से नीचे आने में, हाँ दिखा रहा कि वही ना लड़की चाहिए,
जो दौड़ में जैसे बेहोश होके गिर गए, वो जो हर दिन 10 तो गिरता था बेहोश होके, तुम भी उसी में से होती। अभी जून में दौड़ाया था ना सब दरोगा को, 10 तो रोज बेहोश होके गिरता था। तो ऐसा सब गिरता था। हालांकि ऐसा आदमी अंदर से बड़ा मजबूत होता है, ये भी बात है, मेरा अनुभव है। एक तो मेरी मुन्नी कुमारी थी, अभी दरोगा है कदम कुआं में, वो पहले सिपाही बनी फिर दरोगा बनी, ऐसी टाइप की थी, लेकिन अंदर से क्या थी, मजबूत थी। वो हमको कही कि सर हम सिपाही बनना चाहते हैं। सिपाही पहले दृष्टा में ही मैंने उसको क्या किया, हम कहे दौड़ पाओगी, तो कहती है जी सर दौड़ जाएंगे। हम कहे तब भरो, तो भरी, तो पास कर गई, दौड़ भी गई। इसके बाद इतना पढ़ लेती है कि पीटी मेंस हो ही जाएगा। अंत में तो दौड़ तुम्हारे अपने शारीरिक क्षमता पे निर्भर करता है। इसीलिए यदि समोसा मिला तो गठबग जाओ, ठीक है, 2 गिलास पानी पी लो, जो मिले खा लो, ठीक है। नहीं होता है, नहीं है, घर पे गए, बार है ना, मारे पी लो एक लोटा, डे खत्म है। मैंने खाते पीते रहो। इन्हें दूध उधर रखो, दूध है, नाक मत करो, पी लो, आगे लिखो, है नाक मत करो, पी। होता है किसी को दूध का जो है सो गंध आता है, तो क्या करोगे, तो उसको नाक मत करो, पी लो। जैसे पानी पी रहे हैं, देखो उसको जैसा लगा है जिसको, इसको अभी हम दूध पिला रहे हैं, मुंह ऐसे बना रही है जैसे लगता है हम इसको दूध पिला रहे हैं, बांट रहे हैं दूध। कमलेश जी 1 गिलास दूध इसको भी दे दीजिए, हद दो। चलो नेक्स्ट। तो मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुए, बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट था, जो सबसे परीक्षा में कई बार 50 बार पूछा हुआ है, वो है सीमांत गांधी। ये वही सीमांत गांधी थे, देखे होंगे कहीं पर, हम देखे हैं इनको अभी। ये सबसे लंबा थे, ऐसे भी उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। पठान सब लंबा होता है, ठीक है कि नहीं। सभी नेताओं में देखो ना, गांधी जी को तो ऐसा लगता है कि बस हल्का सा ज्यादा गांधी जी तो देखिए उनको ऐसे चाप देगा। तो ये सीमांत गांधी थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके 2 तथ्य को कभी नहीं भूलना, एक खुदाई खिदमतगार संगठन और दूसरा लाल कुर्ता आंदोलन, जिसको रेड शर्ट आंदोलन भी कहते हैं। तो लिख देंगे, उत्तर पश्चिम भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व, उत्तर पश्चिम भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व इस आंदोलन का नेतृत्व इस आंदोलन का नेतृत्व इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान देखो ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, या इसका दूसरा नाम नहीं था, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। अब ऐसा नहीं कि परीक्षा में दे दे फ्रंटियर गांधी, अंग्रेजी में दे दे तो आप कहिए कि सर आप लिखाए थे सीमांत गांधी, परीक्षा में तो कथितो दिया था। तो कथितो में क्या दिया था, फ्रंटियर गांधी। अरे सीमांत का ही ना अंग्रेजी में फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है कि नहीं। यह हंसने वाली बात नहीं है। हम पहले लिखाते थे रेड शर्ट आंदोलन के प्रणेता कौन, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। परीक्षा में एक बार बीपीएससी सीडीपीओ में 2006 में पूछा कि लाल कुर्ता आंदोलन किसने चलाया। एक तो लड़की हालांकि कंपीट कर गई, 40वां रैंक लाई, लेकिन 2 महीना तक जय भगवान करती रही, ठीक है कि नहीं। उसको लगा क्या कि रेड शर्ट आंदोलन अलग है, लाल कुर्ता आंदोलन अलग है, और ये डिस्टिंग्विश नहीं, मैंने उसने पूरी तरह से डिस्टिंग्विश कर दिया, जबकि कुछ नहीं था। जो रेड शर्ट आंदोलन था उसी का हिंदी नाम क्या है, नेता वही थे, लेकिन बनाते समय होता है परीक्षा का दबाव। कल जब 156 रन पाकिस्तान ने बनाया लीजेंड वर्ल्ड कप में, तो उसको एक कमेंटेटर कर रहा था कि फाइनल में इसको 20 रन और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये फाइनल मैच है, बाद में इंडिया को खेलना है, तो ये 20 रन का दबाव अलग रहेगा। तो परीक्षा भवन में क्या होता है कि कभी कभी हल्के क्वेश्चन भी आपसे मिस कर जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उस दबाव में आदमी रहता है, एक आध यदि ऊपर नीचे गलती हो गया तो और दबाव बढ़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि थोड़ा सा एप्लीकेशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पीटी हो गया, चूंकि एवरेज से ऊपर थे,
तो इसलिए पीटी हो गया, कुछ पीटी में मार्क्स कम कम मार्क्स पर भी हुआ, 2-4 नंबर कम पे भी हुआ तो हो गया। फिर 6-7-8 महीना मिला, मेंस की तैयारी अच्छे से हुआ तो पास कर गई, ठीक है कि नहीं, तो पास कर गई तो अभी डीपीओ भी, अभी तो अच्छे अधिकारी के रूप में है, पहले सीडीपीओ थी। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि ऐसे छोटे छोटे गलतियां भी होती हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है सीमांत गांधी, पूछ दिया फ्रंटियर गांधी, जैसे एक ज्योग्राफी में लिखाते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को हिंदी में क्या कहते हैं, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। साइलेंट वैली क्या है, वही है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए, जैव बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक उसी तरह से इसका नाम है, ठीक है कि नहीं। एक और भी आता था रेड डाटा बुक, लुप्त प्राय पौधे की और जंतु की सूची बनाई जाती है किसमें, ठीक है। लेकिन अब हम परीक्षा में आ गया लाल आंकड़ा किताब का संबंध है, ठीक है कि नहीं। हम भी कभी नहीं बताए, हिंदी अंग्रेजी जैसे सामान्यतः बोलते रहते हैं उस तरह से रेड डाटा बुक को हमने ट्रांसलेट कभी नहीं किया। लाल आंकड़ा किताब पूछ दिया परीक्षा में, तो सर इंग्लिश वर्जन में तो लिखा नहीं, इंग्लिश में भी क्या किया, इंग्लिश लिखा, लाल LAL आंकड़ा, मतलब इस तरह से दिया। अब जो साल 2 साल सुनता है रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक, उसको लाल आंकड़ा किताब दिमाग, लेकिन उसी में थोड़ा सा जो पेशेंस रखा होगा वो आराम से बना देगा। तो इसलिए थोड़ा परीक्षा भवन में पेशेंस रखो। नेक्स्ट देखिए, कहां थे हम लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी ने किया, उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की नींव रखी, खुदाई खिदमतगार संगठन की नींव रखी और लाल कुर्ता आंदोलन चलाया, लाल कुर्ता या रेड शर्ट आंदोलन चलाया, लाल कुर्ता या रेड शर्ट आंदोलन चलाया। लाल कुर्ता या रेड शर्ट आंदोलन चलाया, ठीक है, आंदोलन चलाया। कहां, उत्तर पश्चिम भारत में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जब पेशावर में एक गढ़वाल रेजिमेंट का सेनानी था जिसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। जब उसको कहा गया, आदेश दिया गया कि आंदोलनकारियों पे गोली चलाइए, तो उसने गोली चलाने से मना कर दिया। और यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बन गया कि कौन सा गढ़वाली रेजिमेंट का सैनिक था जिसने सबने बग्या आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पे गोली चलाने से मना कर दिया। तो उसका नाम, वो भी एनसीईआरटी फैक्ट है, उसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। उसका क्या नाम था, चंद्र सिंह गढ़वाली। लिख देंगे, अति महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम के पेशावर में ही, अति महत्वपूर्ण है कि उत्तर पश्चिम के पेशावर में ही, उत्तर पश्चिम के पेशावर में ही गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक, गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक, गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक, गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली ने 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 आंदोलनकारियों पे गोली चलाने से मना कर दिया। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्र सिंह गढ़वाली। नाम याद रखो, दृष्टांत बता दिए हैं,
घर पे एक बार 2 बार रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन बना लेना, बम बम रहोगे। ठीक है, फिर आगे लिखो। आंदोलन उत्तर पूर्वी भारत में भी पहुंचा, जहां उत्तर पूर्वी भारत में भी पहुंचा, जहां नागा जनजाति की गैडी लुई, नागा जनजाति की गैडी लुई, लिख दे क्या? नागा जनजाति की गैडिन, गैडिन लिखो ना, गैडिन लुई, नागा जनजाति की गैडी लुई, नागा जनजाति की गैडी लुई ने मणिपुर में विद्रोह किया, मणिपुर में विद्रोह किया जब वो 13 वर्ष की थी, जब वह 13 वर्ष की थी, जब वह 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। समझ जाओ, मैंने 13 वर्ष की वीरांगना ने क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया। कितनी बड़ी बात है। और यह भी याद रखिए कि नेहरू जी ने उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें रानी कहा, और यह कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारी पीढ़ी इसे याद करेगी। और ऐसा समय आया, आजादी मिल गई तुरंत। फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कुछ वर्षों के बाद आजादी मिल गई। जेल में बंद थी और एक ही आदेश में उनको मुक्त कर दिया गया। लेकिन गैडिन लुई को आज हम लोग उत्तर पूर्वी भारत के जब भी इतिहास लिखते हैं तो उनका नाम हम काफी श्रद्धा से लेते हैं। 13 वर्ष की अवस्था में जो उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, वो निश्चित उसकी जज्बात का हम सम्मान करते हैं। इसी क्रम में जैसा कि मैंने कहा, इस नाम को याद रखना है। किस नाम को? गैडिन लुई। तो लिख देंगे वहां, जवाहरलाल ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। जवाहरलाल ने उनकी वीरता को देखते हुए, जवाहरलाल ने उनकी वीरता को देखते हुए उनकी वीरता को देखते हुए उनकी वीरता को देखते हुए रानी की उपाधि दी थी। रानी की उपाधि दी थी और कहा था कि एक दिन इसे पूरा देश याद करेगा। और कहा था कि एक दिन इन्हें पूरा देश याद करेगा। पूरा देश याद करेगा। किन्हें? किन्हें? गैडिन लुई को। किन्हें याद करेगा? गैडिन लुई को याद करेगा। किन्हें याद करेगा? गैडिन लुई को याद। फिर आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। यह भी ध्यान में रखें, यह भी ध्यान में रखें कि सवर्णवज्ञा आंदोलन हाँ वीडियो साहब, खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए। क्या हाल है? ठीक है? अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बढ़िया। बेनीपट्टी के बड़ लड़का सब छै, तो जाए तो काज उज कर दे। ठीक है ना? हाँ चलू चलू, बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ हाँ, आई ठीक। तो कब आए? आओ ना, साँझ में आओ ना, 7:30 बजे। ठीक है ना? एकदम आराम से आओ, साथ। ठीक है? आप पूछो, बहुत बड़ा वीडियो था। शिष्य था मेरा, 32 साल में आया था पढ़ने। अब 35 साल में वीडियो, अभी बेनीपट्टी में ज्वाइन किया है। देखते हो, कहीं जाता है ट्रांसफर होता है तो आशीर्वाद लेता है। बात समझा? एगो तुम है कि जाता है तो पता भी नहीं लगता है, भागा तो भागा रह जाता है।
ठीक है, आगे लिखो, कहां थे हम लोग? हाँ, सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा नहीं, हम कुछ अच्छे जगह पे थे। हाँ, जब सबने अवज्ञा आंदोलन अपने उफान पे था, उफान पे था, उसी समय साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। देखो, उफान नहीं समझे, उत्कर्ष पे था, टॉप पे था, लोगों की भागीदारी बहुत अधिक थी। ठीक है, उसी समय साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट पर परिचर्चा के लिए, इसी रिपोर्ट पर परिचर्चा के लिए 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 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज राउंड टेबल, 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया, लंदन में किया गया। ठीक है, कहां किया गया? लंदन में किया गया। यह सम्मेलन में पहले चरण में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इस सम्मेलन के पहले चरण में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, नहीं लिया। तब सप्रू और जयकर के मध्यस्थता के आलोक में, तब सप्रू और जयकर के मध्यस्थता के आलोक में, मध्यस्थता के आलोक में, मध्यस्थता के आलोक में क्या हुआ? मध्यस्थता के आलोक में 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1929 को गांधी इरविन समझौता हुआ और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी तैयार हुए और 1931 के सितंबर में, 1931 के सितंबर में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, अंडरलाइन कर देना, पूछता है कि कांग्रेस या गांधी जी किस सम्मेलन में गए थे लंदन? तो दूसरे गोलमेज में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी, भाग लेने के लिए गांधी जी INS राजपूताना से, INS राजपूताना से, INS राजपूताना से, INS राजपूताना से लंदन गए, लंदन गए, लंदन गए, लंदन गए, जहां उन्हें किंग्सवे हॉल में ठहराया गया, जहां उन्हें किंग्सवे हॉल में ठहराया गया। हेलो, हाँ नमस्कार, प्रांजय जी बताइए, ठीक है, आ गए?
शर्मा डायग्नोस्टिक में बिजली ऑफिस के उत्तर में आइए ना, आप लहरिया सराय आइए ना, लहरिया सराय शर्मा डायग्नोस्टिक। अब तो लहरिया सराय जेल के पास है, तो आप जेल से सीधे आ जाइए रोज पब्लिक स्कूल, हाँ, और उसके अंदर आइएगा, बिना पानी क्लब मिलेगा, बिना पानी क्लब के आगे आइएगा तो किसी से ही पूछिएगा ना, डॉक्टर बी प्रसाद की क्लिनिक है, और फिर बिजली ऑफिस मिलेगा, उसके लास्ट में सबसे लास्ट मकान है उत्तर में। ठीक 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 ओके, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, किंग्स हॉल में ठहराया गया। कहाँ ठहराया गया? किंग्स हॉल में, किंग्सले हॉल में ठहराया गया। ठीक है, परंतु फिर लिखिए, परंतु ऐसे लिखो, परंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के दलितों के प्रति, दलितों के प्रति पृथक निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोण के कारण, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के दलितों के प्रति पृथक निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोण के कारण, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोण के कारण, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोण के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया, यह सम्मेलन असफल हो गया। और याद रखिए, क्योंकि गांधी ने मैकडोनल्ड की राजनीतिक दृष्टिकोण को पकड़ लिया। इसी तरह से 21 साल पहले, 22 साल पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, और अब देखो कि उस पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रभाव यह पड़ा कि 1930 तक पाकिस्तान की अवधारणा आ गई। ठीक है कि नहीं? तो ये जानता था कि आज यदि हम दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लें तो भविष्य में दलित भी अपना एक अलग देश मांगने लगेंगे, और इससे देश का विखंडन होगा। ठीक है कि नहीं? तो गांधी जी ने मैकडोनल्ड के उस दृष्टिकोण को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तब तो कोई आगे बातचीत करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कि जब आप अपने मांग पर, और अंबेडकर साहब को उन्होंने आगे करवा दिया, क्योंकि अंबेडकर साहब इस मांग के पक्ष में थे। ठीक है कि नहीं? तो उनको आगे कर दिया। लेकिन गांधी जैसा दूरदर्शी नेता इस बात को समझ गए। उन्होंने कहा कि हम अब कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूं। लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा कि यह सही है कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन जिस ध्वज ने, जिस तिरंगा को आपने मेरे हाथों में दिया था, उसको मैंने झुकने नहीं दिया। ये बातें गांधी जी ने जब वो वापस आए उसके बाद उन्होंने ये बातें कही थी। तो ध्यान रखिएगा कि यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? विफल हो गया। अब आइए तीसरा गोलमेज सम्मेलन लिखेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आया हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही, तीसरा चरण। ये तीनों चरण था, गोलमेज सम्मेलन एक ही था, लेकिन ये तीनों क्या था? अलग अलग अवधि का चरण था। ठीक है, ये तीसरा चरण भी लंदन में ही 1932 में हुआ, जो बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया, जो बिना किसी निष्कर्ष का समाप्त हो गया। जो बिना किसी निष्कर्ष का समाप्त हो गया। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि अंबेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे?
भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, टिक लगा लो। अब आगे लिखिएगा। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे ही, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। और भारत सरकार अधिनियम के विषय में सभी बातों से परिचित हो, है ना? क्या क्या बात से परिचित है? साइमन कमीशन के भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें थी? सुप्रीम कोर्ट था। पहला तो बात यही था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, प्रांत को स्वायत्तता दी जाएगी, संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, आरबीआई की स्थापना होगी, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाएगा। ये सारी बातें किसमें थी? भारत सरकार अधिनियम 1947 में थी और 1935 में थी। और 1935 के इस अधिनियम से भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा को लिया गया था। इतने महत्वपूर्ण था यह भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसके जो ये प्रपोजल जो मैंने अभी बताया कि अखिल भारतीय संघ, प्रांत को स्वायत्तता, चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ, फिर इसी कड़ी में म्यांमार को भारत से अलग किया गया। 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। अभी मैंने एक तथ्य भी करंट में बताया कि उसके साथ जो मुक्त आवाजाही की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा रहा है। ये आपके करंट की परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किस देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा देश है? वो म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। इसको ध्यान में रखिए। फिलहाल तो अभी हम लोग हैं जहां पे वो था कि 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस तीनों का निचोड़ निकला भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है कि नहीं? 1932 में दो बड़ी घटना है। एक है आपका मैकडोनल्ड अवार्ड, जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के आलोक में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने घोषणा कर दी कि हम दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। उस समय गांधी जी पूना के रबदा जेल में बंद थे और जिस जेल को वो मंदिर की संज्ञा दिए थे, पूछा भी जाता है कि गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी, तो गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी। किस जेल को दिया? और यरवदा जेल में वो गाहे बगाहे कई बार उन्होंने वहां पर निवास भी किया सरकार के आदेश के आलोक में, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात याद रखेंगे, ये तो यरवदा है ही, उसी यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी आमरण अनशन ज्यादा नहीं करते थे, 3 ही बार आज तक आमरण अनशन किया, आमरण अनशन कर दिया। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए फिर अंबेडकर को पटाया गया, मध्यस्थता हुई और फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम इतिहास में पूना पैक्ट कहें। और उस पैक्ट के आलोक में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन आरक्षण के माध्यम से सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। आरक्षण को स्वीकार किया। आरक्षण तो अच्छी बात है, मैं बताया भी था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मतलब और आरक्षण का मतलब क्या होता है। यदि हम कहेंगे कि यहां महिलाओं को आरक्षण है तो महिला को आरक्षण है तो पुरुष भी वोट गिरा सकता है। और यदि हम कहेंगे महिला को हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए तो ये महिला ही केवल वोटिंग करेगी, पुरुष क्या करेगा? झाल बजाएगा। पुरुष क्या करेगा? अंत में ये लोग एक अपना देश बना लेगी, महिलिस्तान। उस देश का क्या नाम होगा? महिला स्थान। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे हिंदुस्तान उस तरह से महिला स्थान। ठीक है, लेकिन एक सृष्टि का ऐसा नियम है कि जहां महिला वहां पुरुष रहेगा, जहां पुरुष वहां महिला, दोनों का एक दूसरे के बिना कार्य चल ही नहीं सकता है। ऐसा कोई देश देखे हो जहां केवल पुरुष हो? ऐसा कोई देश देखे हो जहां कोई कहीं महिला हो? ठीक है, बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मैंने कहा कि पूना समझौता हुआ किसके किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। हालांकि पूना समझौता पे गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया था,
इन सब की जानकारी हम अगले सत्र में आपको देंगे। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए, 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। लिखेंगे नोट, 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता और इसकी अध्यक्षता और इसकी अध्यक्षता और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किए थे, और साराबंदी आंदोलन हुआ था 1922 में, उसका भी नेतृत्व किए थे, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था, सरदार पटेल ने किया था। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्होंने बारदोली सत्याग्रह 1928 का भी नेतृत्व किया था। किसने? पटेल ने। और पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था, ठीक है कि नहीं। और दूसरा कि इन्होंने 1922 में साराबंदी किसान आंदोलन भी किया था। ये तीनों का संबंध सरदार पटेल से है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। अंतरिम सरकार के मंत्रियों को जरूर याद रखिए, वो भी आपकी प्रमेय गाहे बगाहे हमेशा अभी तो रोज 50 क्वेश्चन बनवाते हैं तो देते ही रहते हैं। आप लोग अपने स्तर से भी जो पढ़ लिए उसको अपना रटते रहिए कि खाद्य कृषि मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन राम कौन थे, तो श्रम मंत्री। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग हैं कहाँ? हम लोग हैं 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां सरदार पटेल उसके अध्यक्ष हैं। और याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार की बात की गई थी। तो लिखेंगे इस अधिवेशन में पहली बार, इस अधिवेशन में पहली बार इस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार की बात की गई थी। मूल अधिकार की बात कही गई थी, ठीक है। मूल अधिकार की बात कही गई। और पहली बार गांधी जी को इसी अधिवेशन के दौरान काले झंडे दिखाए गए थे। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी को पहली बार, इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी को पहली बार काले काले झंडे दिखाए गए थे। काले काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है। काले काले झंडे दिखाए गए थे, बस। ओके। और इस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने एक वाक्य कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। और मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आप पूछिएगा कि सर ये काला झंडा क्यों दिखाया गया? क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। कहा यही जाता है कि सरकार नीचे थी, झुकी हुई थी। गांधी जी यदि ये कहते कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा से मुक्ति दे दीजिए, तो संभव था कि सरकार उनकी बात को मान लेते। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध होगा। हम अहिंसावादी राजनीति करते हैं, क्रांतिकारी हिंसावादी राजनीति करता है। हालांकि उनकी बलिदानी इच्छा शक्ति और शहादत को वो नमन करते रहे, लेकिन वो इस अपने सिद्धांतों से उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और इसीलिए वकालत नहीं की। हिंसा की राजनीति का उन्होंने, बम पिस्तौल की जो भगवती चरण बोहरा की राजनीति थी, दर्शन था, उसको उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और यही कारण था कि जब वो कराची अधिवेशन में जा रहे थे तो युवा वर्ग उनसे काफी क्षुब्ध था और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। लेकिन गांधी जी ने इसी अधिवेशन के दौरान कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। और मैं इस देश के बालू से
कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। यहां गांधी के अहम को दिखलाता है। फिलहाल इस दोनों लाइन को लिख लो। इसी अधिवेशन के दौरान इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन के बाद कहा, गांधी जी के विरोध प्रदर्शन के बाद कहा, गांधी जी के विरोध प्रदर्शन के बाद कहा कि गांधी मर सकता है, मिस्टर गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीज्म नहीं। गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं। और इस देश के बालू से 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 कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता। और इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता। ठीक है, कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता। कौन कौन? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। अगले सत्र में हम 1932 से 1940 तक के, चूंकि अब छोटे छोटे संदर्भ है, अब बड़ा संदर्भ कौन सा है? वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है कि नहीं? अब जितने भी घटनाएं हैं वो सब एक एक दो दो लाइन की घटनाएं हैं, जिसको आपको समझना है और उसको लिखना है, फिर याद करके रख लेना है। इस क्रम में दो एंगल और बताएंगे, वो है पाकिस्तान आंदोलन और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन। इस दोनों आंदोलन को ध्यान में करके रखिएगा अपनी परीक्षा के दृष्टि से। तो इसकी अलग से व्याख्या मैं इसी कक्षा के क्रम में आपको दूंगा। तब तक जब भी आपको कोई रूटीन दे कि आप अलग से कक्षा कर लीजिए, ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, तो उस कक्षा को अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी नॉलेज और व्यापक हो सके और आगे बढ़ने में उतनी आसानी हो सके। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।